नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप में साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में मध्यकालीन इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत में आप लोगों ने मुस्लिम शासकों का जो शासन है वो देखा था, खास तौर से दो भागों में, जिसमें एक में आपने दिल्ली सल्तनत और दूसरे में आपने मुगल वंश को पढ़ा था। और मुगल वंश में हमने 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक सारा इतिहास मैप पे देखा है। तो आज के इस इतिहास में इन्हीं दोनों समयों में जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर से दिल्ली सल्तनत की तरफ जाएंगे और दिल्ली सल्तनत के समय में दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको देखने का प्रयास करेंगे। खासतौर से वो इतिहास आपका विजयनगर का इतिहास कहलाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप में हिस्ट्री ऑन मैप, एक मिनट, हिस्ट्री ऑन मैप में आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि आपको स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करना है, जस्ट यूज द कोड विरद लाइव। कुछ भी आपको परचेज करना है, आप विरद लाइव कोड में मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर प्राप्त कर सकेंगे, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। अगर हम विजयनगर साम्राज्य को देखें तो दक्षिण में ये संगम वंश से शुरू होता है। संगम, सालोप, तुलुप और आरविडु, ये चार राजवंश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें शुरुआत में संगम वंश इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिहर प्रथम और बुक्का, ये दो नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये संस्थापक के तौर पर जाने जाएंगे। तो आपको हरिहर नाम याद रखना है, हरिहर और बुक्का, कहीं कहीं बुक्का लिखा रहता है, एक ही बात है, क्योंकि ये संस्थापक हैं तो इसलिए इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। दक्षिण में एक साधु हुआ करते थे, उनसे जो है ये बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने दक्षिण में ये राजवंश एस्टैब्लिश किया। अब आप मुझे क्या बता सकते हैं कि वो कौन से साधु थे जिनसे ये दोनों लोग प्रेरित होकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं? बाकी मैं थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताऊंगा। खैर, अब क्योंकि दक्षिण भारत का हमें इतिहास पढ़ना है तो दक्षिण भारत का मैप हमको बनाना होगा। तो चलिए हम लोग साउथ इंडिया का मैप बनाते हैं। और साउथ इंडिया का मैप बनाना ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। देखिए, दक्षिण भारत में कुछ इस तरीके का मैप आपको बनाना है। साउथ इंडिया के लिए आपको बहुत आसानी से, आप हमेशा से बनाते आए हैं, तो वही चीज आपको यहां पर और कंटिन्यू करते हुए बनानी है। तो मान के चलिए कि ये आपका दक्षिण भारत उधर निकल जाएगा, उससे हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन गया है, पर हमें थोड़ी चौड़ाई चाहिए भी क्योंकि इसमें ज्यादातर शासन आपको देखने हैं, इसलिए जानबूझ करके मैंने ये सकरा नहीं बनाया, थोड़ा सा चौड़ा बनाया है। खैर, इनमें कुछ रिवर्स हैं जिनका नाम आपको स्पेशली याद करना होगा, खास तौर से कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी जो है तकरीबन इस तरीके से मूव करती हुई जाती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से यहां पर देखने होंगे। ये कृष्णा नदी है और कृष्णा की ही एक सहायक नदी है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और वो है आपकी ये तुंगभद्रा नदी। तो मैं इसको थोड़ा सा पेन साइज कम करके लिख देता हूं यहां पर। ये आपकी कृष्णा नदी है, ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये आपका कृष्णा नदी का है। मैं यहां कहीं लिख देता हूं कृष्णा नदी। और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है इधर वाला, ये आपकी तुंगभद्रा नदी का है। तो आपने तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों नदियां यहां पर देखी। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आप इसकी मैपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पर खास बात क्या है कि विजयनगर की जो स्थापना है वो कैसे शुरू हो रही है, अगर उसको समझने का प्रयास करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, साउथ में आपको मालूम है कि वो अपने राज्य का विस्तार करते हैं और उनके समय में काफी सारी गड़बड़ियां होती हैं। उसी दौरान ही तुगलक वंश जो एस्टैब्लिश होता है। एक इतिहासकार हैं बहुत फेमस जिनका नाम है डॉक्टर वी स्मिथ। वे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ये नई पावर के रूप में विजयनगर साम्राज्य आ रहा है, ये नई शक्ति जो है संगम के 5 भाइयों द्वारा मुस्लिम आक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है उसमें हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, उसको संरक्षित करने के तौर पर ये पावर जो है वो उदित होती हुई दिखाई देती है। खासतौर से इसमें 2 भाइयों का नाम है, वो आपने यहां पर देख लिया, हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई हैं। तो इन दोनों भाइयों ने पहले तो अगर आप देखेंगे तो वारांगल के एक शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेव, जो कि
उन्हीं की सेवा में हुआ करते थे ये। आपने अलाउद्दीन के समय में ये नाम जरूर सुना होगा, वारंगल वाला, और प्रतापरुद्र देव का, तो उनकी सेवा में थे। और जब मुसलमानों के जो शासक हुआ करते थे या मुस्लिम शासक जो हुआ करते थे, उन्होंने जब साउथ इंडिया पे खासी अच्छी नजर डालनी शुरू करी तो इन लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो आक्रमण करने शुरू किया, उनके खिलाफ दक्षिण भारत को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। फिलहाल ये वारंगल से निकल करके अनकोंडी की तरफ, वहां के एक राजा हुआ करते थे अनकोंडी, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो वारंगल वाला जो इलाका है, अगर आप उसको देखेंगे तो यहां कहीं पे आपको वारंगल वाला हिस्सा देखने को मिल जाएगा। मान लेते हैं कि ये वारंगल है, ठीक है, और फिर वो भाग करके एनगोंडी की तरफ आते हैं, और एनगोंडी आपको यहीं कहीं, मान लेते हैं कि ये एनगोंडी जगह है, ये तुंगभद्रा नदी है और यहीं पे एनगोंडी ये जगह आपको देखने को मिल रही है। तो ये भाग करके यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, इस जगह पर आकर के शासन करना, मतलब इस जगह पर आकर के वहां के राजा की सेवा में रहना शुरू करते हैं, और यहीं से जो मुस्लिम शासक है उनका विरोध करना शुरू करते हैं। और इसी जगह पर बाद में चल करके 1336 में तुंगभद्रा नदी के इसी किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की वो स्थापना कर देते हैं। तो इन्होंने अपना यहीं पर ये पूरा विजयनगर जो साम्राज्य वो स्टैब्लिश किया। अब यहां पर विजयनगर को अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि दक्षिण भारत में मैं बता रहा हूं कि कुछ मुस्लिम शासक भी हैं, तो उनके राज्यों पर भी एक बार हमें नजर थोड़ी सी डालनी चाहिए कि कौन से राज्य कहां पर है। अब अगर आप इसमें मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो ये जो हिस्सा है, आप तकरीबन मान के चलिए कि इस तरीके का जो हिस्सा है ये आपका विजयनगर का है, माफ कीजिएगा, ये आपका बीजापुर का हिस्सा है। आप इसे बीजापुर मान सकते हैं कि ये बीजापुर सल्तनत, मैं नाम बाद में लिख दूंगा थोड़े पतलेपन से। ऊपर इसी के आपको अहमदनगर का ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये आपको अहमदनगर का हिस्से के तौर पर देखने को मिल जाएगा। ये मान के चलिए कि आपका अहमदनगर है। यहीं से आप इस तरीके से ऐसे करके बीदर जोड़ सकते हैं, और बीदर के बाद आप इसी के साथ में ऐसे करके ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये आप गोलकुंडा का जोड़ सकते हैं। तो गोलकुंडा है, मान के चलिए, ठीक है, मैं थोड़े पतले पेन से इसको लिख भी देता हूं, ठीक है। तो आपको ये बीजापुर हिस्सा दिखाई देगा, ये बीजापुर है, ठीक है। ये आपका अहमदनगर की सल्तनत आपको यहां पर दिखाई देगी। यहां पर आपको बीदर दिखाई देगा, यहां पर आपको गोलकुंडा का साम्राज्य समझ में आएगा, ठीक है। और ऊपर का जो ये हिस्सा है ये आप बरार मान सकते हैं, ये आपका बरार रीजन है। और यहां पर आप अगर आप देखते हैं तो तकरीबन इस जगह से ये जो तुंगभद्रा वाला जो इलाका है, यहां से आप मान के चलिए और तुंगभद्रा नदी को पूरा ऐसे मिला दीजिए, तो जो साउथ का हिस्सा बचा यही आपका पूरा विजयनगर है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विजयनगर। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विजयनगर। एक मिनट, ये आपका विजयनगर है। तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहां से स्टैब्लिश जो है वो कर रहे हैं, एनगंडी से शुरुआत कर रहे हैं, यहीं पे विजयनगर साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। तो इतना हिस्सा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्वतंत्र शासक बन गए हैं। 1340 तक अगर हम देखेंगे तो हरिहर ने शासन किया है, और हरिहर ने तुंगभद्रा की जो घाटी है, ये तुंगभद्रा और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है, इसको जीत लिया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो कोंकण रीजन है, ये आपका कोंकण प्रदेश है, या कोंकण तट आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा कोंकण रीजन है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये मालाबार तट है, ठीक है। इसके नीचे का जो पोर्शन है ये आप मालाबार तट में देख रहे हैं, ये पूरा मालाबार रीजन है। तो ये मालाबार के कुछ क्षेत्र जो है यहां पर जीत लेते हैं, ठीक है। कोंकण के कुछ इलाके इन्होंने जीत लिए हैं, और ये मध्य का हिस्सा है। ये सब हरिहर प्रथम के समय में डन हो चुका है। और हरिहर जो है वो 1340 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1344 तक आप देखेंगे, 1344 में डेथ नहीं होती है, माफ कीजिएगा, 1340 में डेथ नहीं हो रही है। 1340 तक उन्होंने इलाके जीत लिए। 1344 में एक और बात है कि 1344 में हरिहर और जो कृष्ण नायक जो हैं वो वारंगल के शासक जो प्रताप हुआ करते थे, उनके बेटे हुआ करते थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था, और इस ग्रुप ने दक्षिण भारत में बहुत समय तक राज किया। 1346 ईस्वी की बात है, 1346 की बात है कि दक्षिण में होयसल का साम्राज्य हुआ करता था। यहां पे आप मान के चलिए ये वाला जो इलाका है, मान लेते हैं कि ये होयसल का साम्राज्य इधर कहीं है।
दक्षिण भारत में। तो ये जो होयसल वाला इलाका है, यहाँ के एक राजा हुआ करते थे वीरपक्ष या विरूपाक्ष बल्लाल, या विरूपाक्ष बल्लाल नाम से एक शासक हुआ करते थे। तो विरूपाक्ष बल्लाल को हरिहर ने जो है वो पराजित कर दिया था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1353 के आसपास अगर हम देखें तो हरिहर की मृत्यु हुई। 1353, मैंने उस समय 1340 बोल दिया था, तो 1353 के आसपास इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर इनके बाद इनका भाई जो बुक्का है वो शासन संभालते हैं। ये भी योग्य थे काफी, तो इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं, कहते हैं कि बुक्का जो है ये भी पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण भारत का जो समुद्री इलाका है, इन सब पर इन्होंने अपना कब्जा स्टैब्लिश कर लिया था। हाँ, ये जरूर है कि इनके उत्तर की ओर बहमनी साम्राज्य जो है, इस बहमनी साम्राज्य के साथ में इनके झगड़े हुआ करते थे, लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अपने राज्य का विस्तार करने में वो भी सक्षम हुए। फाइनली 1379 में इनकी भी मृत्यु हो गई। क्या नाम है, बुक्का की। 1379 में इनकी भी मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे कि 1379 तक हरिहर और बुक्का दोनों लोगों का शासन समाप्त हो जाता है। और हरिहर, माफ कीजिएगा, बुक्का की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय नाम का उनका बेटा जो है वो राजा बनता है, जो कि 1379 से 1404 तक, 1404 के आसपास तक ये पूरा शासन करते हैं। और इनका नाम क्या है, हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड। ठीक है, हरिहर सेकंड बुक्का के बेटे हैं। ये शासन करते हैं, काफी योग्य हैं, शक्तिशाली हैं। महाराजाधिराज की इन्होंने उपाधि ली है, परमेश्वर की उपाधि ली है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत शांतिप्रिय शासक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक महान योद्धा के गुणों को भी प्रदर्शित किया है। और इस प्रदर्शन में इन्होंने कई सारे राज्यों को जीता है। जैसे इन्होंने कन्नड़ वाला जो प्रदेश है वो कन्नड़ जीता है, यहां कहीं कन्नड़ का जो इलाका है वो जीता है। इसके अलावा मैसूर जो प्रांत है, मैसूर, इन्होंने मैसूर को जीत लिया। इसके अलावा त्रिचनापल्ली का जो इलाका है वो त्रिचनापल्ली पर भी इन्होंने पूरा का पूरा, यहां पर त्रिचनापल्ली का जो इलाका है साउथ में, उसको उन्होंने जीता है। और यहां कहीं पे कांची जगह पड़ती है, कांचीपुरम या कांचीवरम इसी जगह का नाम है। तो कांची, ये सब इलाके भी इन्होंने जीते हैं हरिहर ने। तो इन्होंने और राज्य का इस तरीके से विस्तार किया है और ज्यादा शासन को फैलाया है। 1404 में हरिहर द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम और विजय राय, इन सब लोगों का शासन वहां पर शुरू होता है। तो इनके शासन के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इनके शासन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे 1404 से लेकर के तकरीबन 1419 तक, 1404 से लेकर के 1419 तक इन दोनों तीनों लोगों का शासन हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से लोग हैं, एक तो बुक्का द्वितीय का नाम आपको ध्यान रखना है, बुक्का सेकंड, इनका कुछ समय तक शासन रहता है। बुक्का सेकंड की अगर हम बात करें तो हरिहर द्वितीय जो हैं उनका बेटा है, ये तकरीबन 2 साल तक सत्ता में रहते हैं। उसके बाद जो है इनका शासन समाप्त हो जाता है। तो 1406 के आसपास तक, 1404 से लेकर के 1406 तक इनका शासन आपको देखने को मिलेगा। 2 साल का छोटा सा शासन इनका रहता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद देवराय जो है वो तख्ता पलट कर देते हैं, देवराय शासन में बैठते हैं। तो देवराय जो है वो 1406 से लेकर के 1410 तक, 1406 से 1410 तक देवराय का शासन रहता है। देवराय, तो देवराय शासन करते हैं। और देवराय के शासन के समय में एक बार फिर से बहमनी साम्राज्य जो उत्तर का है, उस बहमनी साम्राज्य से देवराय का यहां पर कुछ युद्ध हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के साथ इनके कुछ संघर्ष हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं संघर्षों में एक संघर्ष हमको ध्यान रखना है कि एक जगह है जिसको हम लोग मुदगल के नाम से जानते हैं। यहां पर मान के चलिए कि मुदगल का किला है यहां कहीं पर। एक चीज मैं आपको बता दूं, चलिए ठीक है, यहां पर मुदगल, यहां पर मुदगल का किला है। तो इन्होंने मुदगल पर आक्रमण किया। तो मुदगल में एक सुनार था, उस सुनार की एक बेटी थी, उस सुनार की बेटी को ये प्राप्त करना चाहते थे। और उसको प्राप्त करने के प्रयास में इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। तो बहमनी साम्राज्य में उस समय शासक हुआ करते थे फिरोज को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और फिरोज ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इनका जो है युद्ध हुआ। तो उस युद्ध को कहते हैं सुनार का युद्ध या सुनार की बेटी का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध में इनको हार हुई। और हारने पर जहां ये सुनार की बेटी से शादी करने वाले थे, वहीं इनको खुद अपनी बेटी जो है वो ब्याहनी पड़ी
सुल्तान से, तो ये उल्टा पैतरा इनके ऊपर पड़ गया हालांकि। तो सुनार की बेटी का युद्ध हुआ। खैर 1410 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1419 तक अगर हम देखेंगे तो इनके बाद विजय राय जो है 1410 से लेकर के 1419 तक विजय राय जो है वो शासन संभालते हैं। विजय राय इनका शासन रहता है। तो ऐसे करके ये समय जो 1404 से लेकर के 1419 तक के बीच का है, ये इस तरीके के शासकों के साथ में कंप्लीट होता है। ये जो विजय राय हैं ये बहुत ज्यादा योग्य नहीं है, ये एक अयोग्य शासक हैं और इन्हीं अयोग्य शासक से फिर आगे चल करके साम्राज्य समाप्त होता है, ये वाला। और यहां से आगे जो है आपका देवराय द्वितीय का शासन शुरू होता है। तो चलिए देवराय द्वितीय के शासन की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले इसका डुप्लीकेट जो है वो बना लेते हैं एक, ठीक है, तो जिससे कि हमको आसानी हो जाए। देखिए तो देवराय द्वितीय की तरफ बढ़ते हैं एक बार, है ना। हरिहर प्रथम और बुक्का का काम यहां से खत्म रहेगा और हम यहां पर देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ रहे होते हैं। देवराय सेकंड। अब देखिए देवराय सेकंड की अगर हम बात करें, ये 1419 से लेकर के 1449 तक इनका शासन रहेगा। प्रशासन को इन्होंने रीऑर्गेनाइज करने का काम किया है, फिर से पुनर्गठित करने का काम किया है। कहते हैं इन्होंने कुछ धार्मिक सहनशीलता का भी प्रदर्शन किया है और कई सारे मुस्लिम जो घुड़सवार हैं, सेनाएं हैं और तमाम प्रकार के जो मुस्लिम जो सरदार हैं उनको अपनी तरफ करने का काम किया। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद उसने थोड़े बहुत जो मुस्लिम धार्मिक सहनशीलता वाला जो प्रभाव है वो लेने का प्रयास किया है। मुस्लिम जो है उनको अपनी ओर किया है। 1443 में इसने बहमनी जो शासक हैं उनके साथ में युद्ध किया और बहमनी शासकों को हराया, मतलब उनके साथ में युद्ध किया, हराया नहीं, हार गए उनसे। और हारने के बाद बहमनी शासकों ने इनके ऊपर खिराज जो है वो रख दिया, तो इन्हें खिराज भी देना पड़ा। इन्हीं के समय में कहते हैं ये देवराय द्वितीय है। इन्हीं के समय में एक इटली के यात्री, इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ये भारत आया था और इन्हीं के समय में ईरान से अब्दुल रज्जाक ये भी जो है वो भारत आए थे। तो ये कुछ साथी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि जो इनके समय में यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं आपको विदेशी यात्री के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके बाद इनके दो बेटे हैं, उन्होंने शासन किया है 1450 के आसपास तक, 1449 से 50 तक। ये सारे अयोग्य शासक थे और उनको गद्दी से हटा करके यहां पर सत्ता परिवर्तन होता है और वहां से शुरू होता है सुलभ राजवंश। तो संगम वंश जो विजयनगर साम्राज्य में है वो यहीं तक है और इसी के बाद आप सलुव जो वंश है, सलुव वंश, उसको देखना शुरू करते हैं। तो सलुवों ने शासन यहां पर करना शुरू किया है। सुलभ राजवंश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 1490 से लेकर के 1505 के आसपास तक। 1490 से 1505 के आसपास तक इनका शासन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो विजयनगर साम्राज्य का जो संगम वंश है वो यहां से समाप्त हो जाता है। संगम वंश के एक अंतिम शासक हुआ करते थे विरूपाक्ष द्वितीय। वो बहुत कमजोर शासक थे। विरूपाक्ष सेकंड ये बहुत कमजोर शासक हुआ करते थे और इनको गद्दी से हटा करके, विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से हटा करके कर्नाटक और तेलंगाना के एक सरदार हुआ करते थे, विजयनगर के ही एक सरदार हुआ करते थे। वो मतलब सामंत कह लीजिए, सरदार कह लीजिए, नरसिंह नाम था उनका। तो उन्होंने काफी मतलब पावरफुल थे, वो शक्तिशाली थे, तो उन्होंने इनको गद्दी से हटा दिया, राजा को ही अपने गद्दी से हटा दिया। तो इसी को बोला जाता है प्रथम राज्य अपहरण, ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रथम राज्य अपहरण। तो इनके समय में ही प्रथम राज्य अपहरण हुआ, अर्थात विरूपाक्ष को गद्दी से हटाया गया और इनकी जगह पर जो सरदार है नरसिंह जो है वो गद्दी पर बैठा। और नरसिंह जो गद्दी पर बैठते हैं वो मैंने आपको बताया कि इनके पास में एक प्रकार से गवर्नरशिप हुआ करती थी, जो तेलंगाना वाला जो इलाका है और जो दक्षिण के कुछ इलाके हैं उसके, जैसे यहां पर कर्नाटक वगैरह का प्लेस आप समझ लीजिए कि इधर का कर्नाटक वाला जो इलाका है ये, और इधर का जो तेलंगाना आप बोल सकते हैं या तेलंगाना बोल सकते हैं, ये बड़ा सा रीजन यहां पे तेलंगाना का आपको देखने को मिलेगा। इन जगहों पर इनका शासन हुआ करता था। तो इन्होंने इनको गद्दी से उतार दिया और गद्दी से उतार करके अपना नया राजवंश चलाया। 6 साल के आसपास तक इनका शासन रहा। 1490 से लेकर के 1496 तक इन्होंने शासन किया नरसिंह ने।
नरसिंह के इसी शासन को सुलु वंश का एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है और इन्होंने भी बहमनी साम्राज्य से कई बार टक्कर ली है। तो बहमनी का जो राज्य है, इधर का जो इलाका है बहमनियों का, उस पर इन्होंने काबू किया। और इधर आपको उड़ीसा का शासन देखने को मिलेगा, इधर आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलेगा, उत्कल राज्य जिसको हम बोलते हैं। तो उड़ीसा राज्य पर भी इनके समय में आपको शासन जो है वो देखने को मिलेंगे, युद्ध देखने को मिलेंगे। उस राज्य के कई सारे इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। बाद में इनके 2 बेटे हुए, उनके बेटों के द्वारा 1505 तक इसमें कंटिन्यूअस शासन किया गया। तो ये कोई बहुत बड़ा राजवंश नहीं है, बट इन्हीं के समय में इनकी इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद जो राजवंश आता है, उसको हम लोग तुलुव राजवंश के तौर पर देखते हैं। किसके तौर पर देखते हैं? तुलुव राजवंश के तौर पर देखते हैं। तो आपको उनका शासनकाल भी यहां पर एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो आगे जो राजवंश होगा वो तुलुव होगा। पिछला जो राजवंश हमने देखा था वो सलुव राजवंश था। अब हम यहां पर तुलुव राजवंश देखेंगे। तुलुव राजवंश, यहां पर एक शासक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। इनके बारे में इतिहास अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1505 में इसी सुलुव राजवंश के जो पिछला हमने पढ़ा, उसी में एक सेनापति नरेश नायक तुलुव हुआ करते थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? नायक तुलुव। ये सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने सत्ता पलटी है और नरसिंह का जो अयोग्य बेटा है उसको मार करके एक दूसरा राज्य अपहरण किया है। तो इनके समय में आप देखते हैं कि द्वितीय राज्य अपहरण की घटना जो है वो घटित होती है। तो सेकंड राज्य अपहरण हमको इनके समय में देखने को मिलता है और यहां से शुरू होता है तुलुव राजवंश, ठीक है। तुलुव राजवंश में हम लोग खास तौर से कृष्णदेव राय के ऊपर चर्चा करेंगे। राजा कृष्णदेव राय। अब इनके बारे में अगर समझने का प्रयास करें अगर हम लोग, तो 1509 से लेकर के 1509 से लेकर के 1530 के आसपास तक इनका शासन देखने को मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य के सभी जितने भी राजवंश मैंने बताए, तकरीबन सभी में सबसे ज्यादा योग्य जो हैं वो कृष्णदेव राय को ही माना जाता है। तो जब ये गद्दी पर बैठे, बहुत ही योग्य हैं, कला, साहित्य, जनता के प्रिय, हर तरीके से बहुत साहसी, बलशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपने जो विद्रोही सरदार हैं उन विद्रोही सरदारों का विद्रोह समाप्त किया। उसके बाद इन्होंने कई सारी विजयें करनी शुरू करी। जैसे उड़ीसा के राजा हुआ करते थे उस समय प्रताप, तो उड़ीसा के राजा जो हैं, उड़ीसा के राजा प्रताप को इन्होंने पराजित किया। उड़ीसा के राजा कौन हुआ करते थे? प्रताप। इनको क्या किया इन्होंने पराजित किया, हरा दिया और उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने राज्य में मिला लिया था एक समय में, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की सीमा जो इसी तुंगभद्रा नदी के इर्द गिर्द हुआ करती थी वो बढ़ करके इस तरफ तक, यहां तक फैल गई थी। ऐसे करके एक बड़ा सा हिस्सा जो है इनके साम्राज्य में आ चुका था। ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इन्होंने ही कुछ प्रांत हैं और जीते हैं जो उड़ीसा के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें एक आपको उदयगिरी हिस्सा देखने को मिलेगा। उदयगिरी पर उन्होंने अधिकार कर लिया है। तकरीबन यहां कहीं आपको उदयगिरी भी देखने को मिलेगा, उदयगिरी। और ये काफी दक्षिण का भी हिस्सा काफी ऑक्यूपाई करता था, ये वाला जो पोर्शन है। तो यहां से उदयगिरी इन्होंने जीत लिया है। उदयगिरी के अलावा कौंडविधु और कौंडवली, ये 2 जगहें हैं जो इन्होंने कैप्चर करी हैं। तो कौंडविधु आपको देखने को मिलेगा। कौंडविधु, कहीं कहीं विधु कौंड भी लिखा रहता है, तो विधु कौंड या कौंडविधु भी आपको यही देखने को मिलेगा, तेलंगाना के पास में। कौंडविधु और यहां पे आपको कौंडवली देखने को मिलेगा, कौंडवली। तो कौंडविधु और कौंडवली वाले जो इलाके हैं, ठीक है, कौंडवली वाले जो इलाके हैं वो इन्होंने जीते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इनके समय में आपको देखने को मिलेगी। 1520 में बीजापुर के आदिल शाह को इन्होंने पराजित किया है। तो बीजापुर का जो सल्तनत है वो भी इन्होंने प्राप्त किया है। बीजापुर के आदिल शाह हुआ करते थे, आदिल शाह, ये पराजित हुए हैं 1520 में, 1520 के आसपास, ठीक है। तो बीजापुर वाला इलाका आप यहां पर देख ही रहे हो, ये बीजापुर वाला इलाका है, इनको पराजित किया है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूरा पश्चिम से लेकर के दक्षिण तक एक बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनके राज्य की जो सीमा है वो पश्चिम में सालसेट से शुरू होती थी। तो सालसेट जो है आपको यहां कहीं पर आपको सालसेट देखने को मिलेगा। एक छोटा सा आइलैंड है यहां पर, ठीक है, आप इसे सालसेट के नाम से जान सकते हैं, सालसेट।
तो सालसेट से इनका शासन शुरू हो रहा है। आप मान के चलिए कि यहां मुझे जो विजयनगर आप यहां पर देख रहे हैं, ये विजयनगर में कभी ये सारे हिस्से जो है वो मतलब बीजापुर का हिस्सा भी अडॉप्टेड हो गया और ये पूरा इतना हिस्सा जो है सब पूरे विजयनगर में शामिल हो गया। एक बड़ा सा हिस्सा आपको विजयनगर में शामिल होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो सालसेट पूरब का हिस्सा इनको देखने को मिलता है, पूरब में कहते हैं सालसेट तक है, माफ कीजिएगा पश्चिम में, पूरब में नहीं पश्चिम में, वेस्ट में आपका पूरा सालसेट का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। पूरब में अगर आप आ जाएंगे तो यहां पे जो आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो एक जगह का नाम आपने सुना होगा, विजयपट्टनम, या जिसको आज आप लोग विशाखापट्टनम के तौर पर जानते हैं, तो तब वो विजयपट्टनम या विजगापट्टनम के नाम से उसको जाना जाता था। विजगापट्टम, पट्टम बल्कि पट्टम, तो विजगापट्टनम या विजयपट्टनम या विशाखापट्टनम, ये जो जगह है यहां तक इनका साम्राज्य फैल गया है। तो पश्चिम में सालसेट से लेकर के यहां तक और दक्षिण में पूरा दक्षिण भारत तक, आप यहां तक चले जाइए तो ये पूरा दक्षिण भारत के नोक तक जाकर के उनका पूरा शासन आपको देखने को मिलता है। और इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐड करता हूं जो 2023 के प्रीलिम्स में भी आया था, 2024 के माफ कीजिएगा 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहीं पर आया था। 1510 की बात है, इनके समय में पुर्तगाली एक आया, 1510 की बात है, 1510 में इनके समय में एक पुर्तगाली आता है जिसका नाम है अल्बुकर्क। इसका नाम क्या है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को इन्होंने एक बंदरगाह दिया था और वो बंदरगाह था भटकल, भटकल का दुर्ग, वहां पर उसको दुर्ग बनाने की अनुमति उन्होंने दे दी थी। तो भटकल जो है आपका इसी जगह पर देखने को मिलेगा, यहां कहीं पर भटकल जो है वो आपको इसी जगह पर उसने भटकल पर दुर्ग बनाया है। तो ये भटकल जगह है, ये भटकल आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। भटकटकल हो गया है तो भटकल, ठीक है। तो भटकल वाला इलाका जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 2024 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किसने जो है इनको दुर्ग बनाने की अनुमति दी, तो कृष्णदेव राय ने ही दी थी। ठीक है, ये यहां से बहुत सारी चीजों का व्यापार करते थे, मसाले वसाले का व्यापार करने के लिए यूरोपियंस, पुर्तगाली जो है यहीं से ले जाया करते थे, इनके समय परमिशन मिली थी। तो ये हुए। इसके बाद इनका जो अगला शासक, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो अच्युत देव राय हुए, जिन्होंने 1530 से 1542 तक शासन किया। अच्युत देव राय जो है इन्होंने 1530 से लेकर के 42 तक इन्होंने शासन किया, अच्युत देव राय ने, और बहुत ही शानदार शासन रहा है इनका। ठीक है, इनका भी ठीक ठाक शासन था, लेकिन इनके शानदार शासन को हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो रायचूर है, रायचूर को अपने कब्जे में कर लिया था। मुदगल का जो किला है वो भी अपने बीजापुर के सुल्तान से छीन करके उसको अपने राज्य में मिला दिया था। तो यहीं पर जहां पर आप मुदगल देख रहे हैं ना, इसी जगह पर आपको रायचूर भी देखने को मिलेगा। रायचूर, रायचूर भी आपको, रायचूर या रायचूर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने मुदगल और रायचूर या रायचूर जो है, ये दोनों किले अपने हिस्से में इन्होंने मिला लिए थे, जोड़ लिए थे। फिर इसके बाद जो शासक होते हैं वो होते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय जो है ये काफी हद तक अयोग्य शासकों के तौर पर माने जाते हैं। ठीक है, ये भतीजे हैं अच्युत देव राय के। 1542 से लेकर के 1570 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक ठाक शासन का समय तो है, लेकिन ये एक कठपुतली शासक हुआ करते थे, क्योंकि इनके एक मंत्री थे राम राय इनकी तरफ से सारे शासन किया करते थे। तो ये इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे राम राय। तो राम राय ही सारे काम इनकी तरफ से संभाला करते थे, बेसिक बात ये है। तो राम राय 1553 में अपना राज्य विस्तार करना चाहते हैं, मुस्लिम शासकों का प्रभाव जो है वो समाप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने जिस तरीके को अपनाया है वो यही है कि सारे मुस्लिम साम्राज्यों को आपस में भिड़ा दो, एक से दोस्ती करके दूसरे का सामना कर लो, फिर दूसरे से दोस्ती करके एक का सामना कर लो, ऐसे सामना करके उनको भिड़ा करके आपस में लड़ाके ने खत्म कर दो। इसी क्रम में राम राय ने 1543 में 1543 में एक काम किया कि अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ में इन्होंने संधि कर ली। किसके साथ में? अहमदनगर और गोलकुंडा। तो गोलकुंडा मैंने आपको दिखाया हुआ है और अहमदनगर दिखाया है। ये इधर वाला जो इलाका है ये अहमदनगर का है ये, और ये आपका देख सकते हैं आप गोलकुंडा है। तो पहले इनसे दोस्ती कर ली कुछ समय तक, तो जो बाकी के जो मुस्लिम जो इलाके हैं बीजापुर बीदर, ये इनसे विलग रहे। फिर आगे चल करके 1557 के आसपास इन्होंने क्या किया, 1557 के आसपास इन्होंने क्या किया
बीजापुर और गोलकुंडा को ही मिला लिया और अहमदनगर को रौंद डाला। तो आप देखिए, अब ये बीजापुर और गोलकुंडा को ले लेते हैं 1557 में, ठीक है। बीजापुर और गोलकुंडा इनको साथ में मिला लेते हैं और इन दोनों को साथ में मिला करके, बीजापुर और गोलकुंडा को साथ में मिला करके अहमदनगर के खिलाफ अटैक कर देते हैं। पहले देखिए अहमदनगर को अपने साथ में रखे थे, तो बाद में अहमदनगर के ऊपर ही अटैक कर दिया। तो ये जिस भी मुस्लिम राज्य के ऊपर आक्रमण करते, उसे पराजित करते, वहां पे फिर जैसे पहले पूर्व में मुस्लिम राज्य हिंदू शासकों के राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उसको ऑक्यूपाई करके उनके साथ जैसे मंदिर तोड़ देना या दूसरे प्रकार के अत्याचार करना वगैरह करते थे, वैसे इन्होंने भी अत्याचार करने शुरू करे, मुसलमानों को परेशान किया और उसके बाद उनके तमाम प्रकार की जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ दिया। तो ये एक तरीके का कंट्रोवर्सी टाइप की चीज हो गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए जितने भी दक्षिण के मुसलमान थे, उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ अपने आप को एक यूनियन बनाना उचित समझा। वो एक हो गए सारे के सारे, और एक होकर के 1565 में इनके साथ में एक युद्ध किया, 1565 में एक युद्ध किया जिसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध। अब तालीकोटा जो है आपको ये भी तुंगभद्रा नदी के पास में देखने को मिलेगा, ठीक है, माफ करिएगा, कृष्णा नदी के पास में आपको देखने को मिलेगा, यहां कहीं पर ये आपका तालीकोटा है, तालीकोटा, ठीक है। तालीकोटा में एक भीषण युद्ध होता है जिसमें ये हिंदू सेना का नेतृत्व करते हैं और जो उत्तर के जो 4-5 इलाके हैं, जैसे अहमदनगर है, बीजापुर है, बीदर है, गोलकुंडा है, ये सब 4-5 इलाके जो हैं ये सब क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और एक होकर के इनके खिलाफ 1565 में एक युद्ध करते हैं तालीकोटा के मैदान में। इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। इसी तालीकोटा के युद्ध में रामराय जो है वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा युद्ध है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट युद्ध है ये एक तरीके से अगर देखें, ठीक है। तो अब इस युद्ध में क्या क्या चीजें हुई, आइए उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। इसमें क्या हुआ कि अहमदनगर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अहमदनगर, ठीक है। बीजापुर ये वाला जो इलाका है बीजापुर का है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है। तो गोलकुंडा वाला ये वाला जो इलाका है गोलकुंडा, और इसके बगल में जो बीदर है, बीदर। तो इन सब लोगों ने आपस में एक यूनियन तैयार कर लिया और इन्होंने रामराय जो है उस रामराय के ऊपर आक्रमण किया। रामराय जो सदाशिव राय के मंत्री हैं, इनके ऊपर आक्रमण किया। तो रामराय जो है अपने भाई को युद्ध करने के लिए भेजते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। इन्होंने पहले बताया है कि भाई विजयनगर में पहले भी दक्षिण भारत में कभी कोई मुसलमान जीत नहीं पाया, तो आप ही कहां से जीत जाएगा, हम हरा देंगे, कभी हमारी राजधानी पे तो वैसे भी कैप्चर नहीं कर सकते ये लोग। तो बड़े ही लेमन नेचर में जाकर के युद्ध होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेना बड़ी नहीं है, सेना खूब बड़ी लेकर के जाते हैं। तो जो सेना है वो कितनी बड़ी सेना लेकर के जा रहे हैं, अगर आप उसको देखोगे तो सेनाओं का विस्तार में इनका भाई जो है वो 1 लाख पैदल सैनिक लेकर के जाता है, 20,000 घुड़सवार लेकर के जाता है, 500 हाथी लेकर के जाता है। और कृष्णा नदी के किनारे तालीकोटा का जो मैदान है, इस तालीकोटा के मैदान में युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, 23 जनवरी 1565 को भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में रामराय जो है वो क्या हुआ? पराजित हुआ। रामराय इसमें पराजित हुआ, मारा भी गया। इसका भाई जो था तिरुमल, वो बाद में यहां पर जो है वो रामराय की मृत्यु के बाद शासन को संभाल लेता है। तो इसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ। फिर मुसलमानों ने या मुस्लिम शासकों ने जो मिलकर के ग्रुप बनाया था यहां पर, उस ग्रुप को एक विजय मिलती है और इन्होंने अपने जो इनके ऊपर जो रामराय के द्वारा जो किए गए अत्याचार थे, उस अत्याचार का बदला लेने के लिए फिर दक्षिण भारत को बुरी तरीके से लूटा, नष्ट किया। और कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख हिंदू जो है वो इसमें मारे गए, भयानक लूटपाट हुई, एक एक घर को लूट लिया गया, तमाम सारे मंदिर जो है वो इस क्रम में तोड़े गए। महीनों तक ये लूटपाट इसी तरीके से चलती रही और पूरा विजयनगर तहस नहस हो गया। तो यही कहा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य का पतन कर देता है। हालांकि उसके बाद आरवीडू वंश चलता है, इसके बाद एक शासन आपका आरवीडू वंश का देखने को मिलता है। आरवीडू वंश जो है वो कोई और नहीं बल्कि इसी रामराय का बेटा है। देखिए, जब रामराय की मृत्यु हुई तो रामराय की मृत्यु के बाद उसका भाई है जिसका नाम है तिरुमल। तिरुमल जो है वो सर्वे सर्वा बन गया। तिरुमल जो है वो इनकी जगह पर कार्य करना शुरू कर देता है रामराय के बाद में।
तो तिरुमल जब शासन शुरू करते हैं तो इन्होंने जो सदाशिव राय जो राजा हैं, इन सदाशिव राय को गद्दी से हटा दिया। सदाशिव राय जो हैं इनको क्या किया, गद्दी से हटा दिया और गद्दी से हटा करके स्वयं जो है शासक बन गया। तो ये एक तरीके से हम देखेंगे कि तिरुमल के समय में फिर से एक बार तख्ती पलट होती है, सदाशिव राय को गद्दी से उतार फेंका जाता है और ये खुद जो है तिरुमल जो है शासक बन जाते हैं। तिरुमल कुछ समय तक शासन करते हैं। उसके बाद इनका भाई है रंगद्वितीय, वो गद्दी पर बैठता है। फिर वेंकट सेकंड गद्दी पर बैठते हैं और 1614 के आसपास तक ये साम्राज्य अपना विस्तृत करते रहते हैं। वेंकट के बाद अगर आप देखेंगे तो वेंकट द्वितीय जो है, उसके बाद जो आर्विडु वंश है उसमें उत्तराधिकार को लेकर के बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो जाती है, आपस में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। ये नगर वैसे भी कमजोर हो चुका था, अब उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के और ज्यादा कमजोर हो जाता है और जो अगल बगल पूरे मुस्लिम शासक हैं उनकी नजर इनके ऊपर पड़ती है और वे इस विजयनगर साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं और इनके राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं। विजयनगर केवल अब एक ढेर बन जाता है। इस तरीके से एक विशाल साम्राज्य जो है वो आपका यहां पर समाप्त होता है। तो इस विशाल साम्राज्य के समाप्त होने में मैं आपको एरिया कलर्ड जो एरिया है उसको ऑक्यूपाइड कैसे किया गया है उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं दे देना चाहता हूं कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि स्टडी आईक्यू ने भी प्रतिज्ञा बैच शुरू किया था। प्रतिज्ञा बैच की खासियत ये थी कि इसमें फी रिफंड हो रहा था, फी रिफंड। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी तरीके से बैच में एनरोल कर सकते थे और उनके अंदर योग्यता थी और वो अपने इस पैसे का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई या दूसरी व्यवस्थाओं में लगाना चाहते थे, तो उनके लिए फी रिफंड किया गया। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे 2025 का, उनको ये फीस रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए है कि ये योग्य विद्यार्थी जो है केवल उन्हीं की फीस वापस हो। आप अपनी योग्यता सिद्ध करिए और सिद्ध करने के बाद आपको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसमें होता यह है कि अब आपका कोर्स जो है वो फ्री हो जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा। न सिर्फ कोर्स फ्री होगा बल्कि आपको 1 साल की 1 ईयर की जो वैलिडिटी है, वैधता जो है वो बढ़ा दी जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, नहीं 2.5 साल की वैलिडिटी भी मतलब हो जाएगी। आपका फीस भी रिफंड हो जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू मतलब प्रीलिम्स तो आपने निकाल ही दिया है, मेंस के लिए ठीक है, जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है जिसमें आप मतलब बेसिकली राइटिंग जो टेस्ट होता है उन सब की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके लिए हम आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा देते हैं। निःशुल्क आवासीय सुविधा, तो इसका भी आपको पैसा नहीं देना है, आपको बस दिल्ली आना है और दिल्ली आकर के रहना, खाना, खर्चा सब जो है सब ये स्टडी आईक्यू आपका बियर करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। मतलब अब आप सोचिए कि इस प्रतिज्ञा बैच में अगर आप योग्य हैं तो पूरी पढ़ाई और विद ऑल फैसिलिटी आपको सब कुछ इसमें मिलेगी। सारा एडमिशन फीस आपको इसमें वापस हो जाएगा। 18 किताबों का आपको सेट भी मिलेगा इसमें, 18 किताबें आपको एक सेट के रूप में भी मिलेंगी। तो कुछ भी बाहर से परचेज भी नहीं करना है, केवल वन टाइम सोल्यूशन है ये एक तरीके से। अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई प्रतिज्ञा बैच की, तो हालांकि इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, लेकिन एक नया प्रतिज्ञा बैच जो है वो 27 ऑफ अप्रैल माफ कीजिएगा जुलाई से, ठीक है 27 जुलाई से एक नया प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है। और जो ये नया प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है ये शाम को 6 बजे हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना था अभी जो प्रतिज्ञा बैच था सुबह 8 बजे वाला था, ठीक है सुबह 8 बजे शुरू हो रहा था। तो ये जो सुबह 8 बजे वाला बैच है इसमें कुछ बच्चे नहीं हो पा रहे थे एनरोल, उन्होंने कहा कि हमें शाम वाला बैच चाहिए, तो शाम वाला बैच भी अब शुरू हो चुका है भाई प्रतिज्ञा में। तो अब आप इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है, अच्छे से अपनी फीस रिफंड ले सकते हैं। और एनरोल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड, विरद लाइव, ये कोड का इस्तेमाल करना है। ये कोड आपके हमेशा काम आने वाला है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। ऑप्शनल लेते समय भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसी महीने में आपको एडमिशन लेना है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें भी इनरोल अपने आप को करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, virad.dubey इस नाम से आप हमें टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और इसी के आगे virad.dubey@studiiq.com ये लगा करके अगर आप हमें मेल कर देंगे, ठीक है, तो हमारे ईमेल पर भी आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख करके भेज सकते हैं। तो मैं या मेरी टीम आपको संपर्क कर लेगा, आपको पूरी तरीके से असिस्ट किया जाएगा इस बैच में और इस बैच में एनरोल होने के लिए। तो कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इस लोकेशन को फिल कर देते हैं जो यहां पर है
इस लोकेशन को फिल करते हैं तो इसमें मैं अलग अलग कलर से, देखिए पहले तो अगर हम विजयनगर साम्राज्य को यहां पर देखना चाहें तो विजयनगर साम्राज्य एक बहुत बड़ा सा हिस्सा जो है वो आपका कवर कर लेता है, तकरीबन यहां से लेकर के एक सेम कलर में विजयनगर का पूरा हिस्सा मैं आपको करके दे देता हूं यहां पर। ओके, ये पूरा हिस्सा आपका, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके कवर कर लूं जिससे कि आप इसको क्लोज कर सकें, वरना कलर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए विजयनगर वाला जो साम्राज्य है वो विजयनगर वाला साम्राज्य आपका यहां पर देखने को मिलेगा। ये पूरा हिस्सा आपका विजयनगर का है, ये, इसके अलावा ये पूरा आप विजयनगर प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा विजयनगर में आपको यहां वाले हिस्से भी लेकर के आने होंगे, ये जो पूरा हिस्सा है ये, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ये भी इसमें ऐड करना होगा। तो काफी बड़ा सा हिस्सा है, काफी बड़ा सा हिस्सा है जो आप इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, तो ये कुछ हिस्से हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बहुत बड़ा सा विजयनगर का साम्राज्य जो है वो आपको यहां पर कवर होते हुए दिखाई देगा, निस्संदेह एक बहुत बड़ा सा विजयनगर का हिस्सा जो है वो आपको कवर होते हुए दिखाई देगा। तो ये विजयनगर का पूरा इतिहास है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कई हिस्से और देखने को मिलेंगे, जैसे ये बीजापुर का इलाका मैंने आपको दिखाया ही था, ठीक है। अलग अलग और भी प्रांत हैं जो मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, जैसे ये गोलकुंडा का इलाका है, ठीक है। ये जो है आपका बीदर वाला पूरा पोर्शन है, ये पूरा बीदर का पोर्शन है। और ऊपर जो है आपको अहमदनगर का हिस्सा देखने को मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अहमदनगर का पोर्शन है, ठीक है, जिसको आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। और ये बरार वाला लोकेशन भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं इसको यहां पर क्लोज कर देता हूं और इसको यहां पर क्लोज कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको ये बरार वाला जो लोकेशन है वो भी देखने को मिल जाए कि बरार वाला लोकेशन कहां पर है। ये बरार का लोकेशन है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत का एक विशिष्ट हिस्सा है जो आपको पूरा विजयनगर के तौर पर यहां पर देखने को मिलेगा। तो विजयनगर निस्संदेह जो है आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा विजयनगर का जो चैप्टर है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को, अपने साथियों को रेफर करिएगा इस प्रोग्राम के लिए, इस बैच के लिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रतिज्ञा जो बैच है शाम को 6 बजे से शुरू होगा 27 तारीख से। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पर विरद लाइव कोड भी दिख रहा होगा किनारे। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।